बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आज प्रोग्राम के आगाज़ में आप दोस्तों को बताता हूँ कि हम अपने प्रोग्राम में किस हवाले से आज बात करने वाले हैं। आप जानते हैं कि आज 11 सितंबर है और 11 सितंबर यौम वफ़ात है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक अज़ीम लीडर, एक ऐसे लीडर के जिनकी कोशिशों ने मुसलमानों को एक अलग जगह हासिल करने में मतलब अपना उन्होंने किरदार दिखाया कि हम सारे मुसलमान जिस तरह हिंदुस्तान में एक अलग कौम की हैसियत से रह तो रहे थे, मगर कोई सहूलत हमारे पास नहीं थी, तालीम से लेके और हर किस्म के मामलात में हमें दबाया जा रहा था, और एक चीज़ का फ़ैसला हो चुका था कि हम अलग कौम हैं और हमें अलग ही रहना होगा। तो कायद-ए-आज़म की जो शख्सियत है वो एक ऐसी शख्सियत जो कि मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जगह उस वक्त अगर कोई और लीडर होते तो शायद हम पाकिस्तान को हासिल ही ना कर पाते। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का इतना बड़ा किरदार, उनका विज़न, उनका किरदार, उनकी सोच, वो सारा कुछ वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद हमें देखने को नहीं मिला। ये वैसे इस हवाले से थोड़ी सी एक डिसअपॉइंटमेंट भी है कि ये कौम दोबारा कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जैसा अज़ीम लीडर पैदा नहीं कर सके। और आखिर ये अज़ीम लीडर पैदा कैसे होते हैं, और ये अज़ीम लीडर का किरदार क्या होता है, और अज़ीम लीडर के फॉलोअर्स जो होते हैं वो उनकी कितनी अहमियत होती है, और अज़ीम जो लीडर्स होते हैं उन पे अवाम और उनके फॉलोअर्स एतमाद किस हद तक करते हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे आज अपने प्रोग्राम में। मगर उसके साथ साथ क्योंकि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने एक तजवीज़ पेश की थी जब बंटवारा हो रहा था, उस वक्त उनकी तजवीज़ के मुताबिक मुस्लिम अक्सरियती इलाक़ों को पाकिस्तान का हिस्सा बनना था, मगर ब्रिटिश राज जाते जाते अपना काम कर गया और मकबूजा कश्मीर को इंडिया का हिस्सा बनने में उसने अपना पूरा किरदार अदा किया, और रही सही कसर उस सिख महाराजा ने पूरी कर दी। 1947 में फ़ौजें दाखिल हुईं और आज तक फ़ौजें वहाँ पे हैं जो नहीं निकल सकें। एक बड़ी तकलीफ़ की सूरत हाल है जब भी हम कश्मीर के अपने बहन भाइयों के बारे में सोचते हैं, उनको देखते हैं, उनकी ख़बर सुनते हैं, हमें बड़ा दुख पहुँचता है कि आज के इस दौर में हिंदुस्तान, मोदी, आज का यजीद, वो किस तरह इन इंसानों के साथ ज़्यादती, जुल्म और बर्बरियत की मिसालें कायम कर रहा है। इसी हवाले से हम बात करेंगे कि क्या कश्मीर को भी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जैसे एक अज़ीम लीडर की ज़रूरत है, या उन्हें किस तरह अपनी उस कैंपेन में मदद मिल सकती है। पाकिस्तान में जो इस वक्त लीडर्स हैं, क्या वो कायद के विज़न को देखते हुए अपना काम कर रहे हैं? क्या हमारी अवाम, आज की जो अवाम है, क्या इनमें वो जज्बा मौजूद है जो कायद के अवाम में था, जो कायद के फॉलोअर्स में था? एक वो कहते हैं ना कि अगर 100 भेड़ों का जो लीडर है वो शेर हो, तो सारी भेड़ों की जो ताकत और उनका जो जज्बा और जो हिम्मत है वो शेर वाली हो जाती है। और अगर 100 शेरों का लीडर अगर कोई एक भेड़ हो तो सबकी हिम्मत और सब जो है वो भेड़ें बन जाती हैं। तो इसी हवाले से हम आज अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। सबसे पहले मैं तारुफ़ करवाऊंगा, मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, तजियाकार हैं और प्रेसिडेंट हैं रोटरी क्लब के जनाब फ़ारूक डाडी साहब। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? बस भाई आपकी दुआ चाहिए। गुड, माशाल्लाह। मेरे साथ दूसरे मेहमान जिनका ताल्लुक़ बुनियादी तौर पे कश्मीर से है, वैसे वो एक तजियाकार हैं और सियासत के मैदान में भी वो अपना काफ़ी वक्त गुजार रहे हैं, जनाब सरदार जुल्फ़िकार साहब। हम आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं भाई? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक। सरदार भाई आप कैसे हैं? ठीक ठाक है, अल्लाह का बड़ा एहसान, बेहतरीन। सर
कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक अजीम लीडर जो वाकई जिनको अगर देखा जाए कि वो इतना खूबसूरत पैकेज थे कि आपको एक रिलीजियस, आपको सेकुलर, मॉडर्न, आपको एक पूरा पैकेज इतना खूबसूरत मिलता था कि वो सब उनके साथ खड़े होते थे। तो उस कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद एक लीडरशिप का सिलसिला रुक क्यों गया, एक फुकदान क्यों आ गया उसमें? फ़हीम भाई, आपने जो बात की है, इतना मुश्किल सवाल कर दिया। बहरहाल कायद आज़म की जो लीडरशिप है उसका कोई सानी नहीं है, बेशक। ठीक है। और अगर आप उनकी अपब्रिंगिंग देखें, उसका बैकग्राउंड देखें, तो उससे अंदाज़ा होगा कि उनकी अपब्रिंगिंग, उनकी जो तरबियत जो थी वो 1876 में उनकी कराची वज़ीर मेंशन में पैदाइश हुई और 6 साल की उम्र के से तब सिंध मदरसातुल इस्लाम स्कूल में इनके वालिद ने उनको एडमिशन करवाया। इनके वालिद एक ताजिर थे, एक अच्छे ताजिरों में से उनका शुमार होता था। फिर कुछ अरसे के बाद उनकी एक आंटी थी जो उन्हें बॉम्बे ले गई, बॉम्बे के स्कूल में कुछ अरसा पढ़ा, फिर दोबारा वो यहाँ पे आ गए। खैर एनीवे, मेरे ख्याल है बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि 1896 में शायद जब इंग्लैंड गए कायद आज़म, तो कुछ अरसे के बाद उनकी एक अरेंज मैरिज हुई थी जब 14 साल के थे। तो वो इम्मी बाई उसका नाम था और वो उसका इंतकाल जब ये लंदन पढ़ रहे थे उस वक्त इनका इंतकाल हो गया था। फिर बाद में इनकी वालदा का भी इंतकाल हो गया था। एनीवे, इन शॉर्ट ये कि कायद आज़म वो लीडर थे जो कानून की पासदारी हमेशा करते थे। ये सबसे बड़ी खूबी थी इनकी। और ये वाहिद दुनिया के लीडर हैं जिनको कभी भी जेल नहीं हुई। इसलिए ये कानून के एक तालिब इल्म थे, बैरिस्टर थे, कानून को समझते थे और कभी भी उन्होंने कोई गैर कानूनी हरकत नहीं की, गैर कानूनी कोई बात नहीं की। और यही वजह है कि जब 1906 में उन्होंने इंडियन कांग्रेस को ज्वाइन किया, उसके बाद उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को रियलाइज़ किया और फिर वही दो नज़रिए के को उन्होंने फॉलो शुरू कर दिया। दो कौमी नज़रिया जो था। आपने इतनी खूबसूरत बात की है कि उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं था और वो कोई कभी जेल नहीं गए। आज के अगर सियासतदान का और लीडरशिप का अगर आप मयार देखें तो ये बड़े फ़ख्र से जेल में जाते हैं कि जनाब हम अगर जेल ही नहीं गए, अगर सलाखों के पीछे बंद ही नहीं हुए तो हम लीडर कैसे हैं, और एक लीडर के लिए ये सब कुछ लाजमी है। तो ये एक ह्यूज डिफरेंस है। और क़वानीन की पासदारी एक वाक़या वो कोई 1944 के 45 कुछ इस दौर का है। उनके पास कुछ स्टूडेंट्स मिलने के लिए आए, उन्होंने टाइम लिया और वो पहुँचे वहाँ पे, कोई बड़े एफिशिएंट स्टूडेंट्स थे। तो उन्होंने कायद ने उनसे पूछा कि आप कैसे आए हैं, बातचीत हुई तो उन्होंने कहा हम साइकिल पे आए हैं। ओके, अच्छा, तो साइकिल पे क्या आपने लाइट लगवाई हुई है? तो लाइट उस वक्त वो जो कानून था उसका उसमें था कि साइकिल पे लाइट लगवाना ज़रूरी है। तो उन्होंने कहा नहीं, वो तो गोरे का कानून है। उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, कानून कानून होता है, कोई गोरे का या हमारे कानून की बात नहीं है और आपको कानून को फॉलो करना चाहिए। अगर आप ऐसे ही रहेंगे तो आपकी पाकिस्तान में कोई जगह नहीं है। वो पाकिस्तान को कैसा देखते थे? सर, आपको मैं इंटरप्ट करूँगा। आपको याद होगा कि जब पहली मीटिंग थी यहाँ पे, तो उनके सेक्रेटरी ने पूछा कि सर इनके लिए चाय का बंदोबस्त किया जाए, ये क्या किया जाए? मतलब क्या मतलब चाय का? बड़ा सवाल ही पैदा नहीं होता। ये सरकारी पैसा है और जो भी जिसको भी चाय पीनी होगी वो अपने घर से पी के आएगा। सरकार का पैसा इन किसी चीज़ों में इस्तेमाल नहीं होगा। और आज हम देखते हैं कि सरकार का पैसा जिस बेदर्दी से उसको उड़ाया जाता है, जिस बेदर्दी से करप्शन की जाती है, वो तो मेरा ख्याल है कि इसकी मिसाल नहीं मिलती। अगर हम कायद आज़म के उसूलों को लेके चलते तो आज हम कहाँ के कहाँ होते। एक हमारी बदकिस्मती है, इंडिपेंडेंस के बाद 1 साल में कायद आज़म का विसाल हो गया। अगर हमें 10 साल मिल चुके होते या 5 साल भी मिले होते तो ये मुल्क अपनी बुनियादों पे खड़ा हो चुका था और आज पाकिस्तान दुनिया का एक
एक अजीम तरीन मुल्क, अभी भी अजीम है, इसमें कोई शक नहीं, बेशक। लेकिन ये फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी जो करप्शन हैं, इन तमाम चीज़ों से हमें छुटकारा मिल जाता और इस पैमाने पे करप्शन नहीं होती जो होती है। आज आप देखिए हमारे लीडरों को इतनी बड़ी बड़ी करप्शन करते हैं और विक्ट्री का निशान बनाते हैं। अरे, और फिर बात ये होती है कि डील कर रहे हैं। अरे क्या ये कोई तमाशा बनाया हुआ पाकिस्तान के कानून का, और डील करके चले जाते हैं। एक साहब मुशर्रफ के दौर में चले गए, नहीं मैंने 5 साल की डील की थी, 10 साल, बड़ी धड़ल्ले से कहते हैं, और अभी भी इनकी डीलें चल रही है। कि क्या तमाशा बनाया पाकिस्तान, इन सबको लटका दो। 4, 5, 10, 15 हज़ार लोगों को जब तक इस पाकिस्तान में नहीं लटकाओगे तब तक इस मुल्क में चैन और सुकून नहीं आएगा, क्योंकि किसी को कोई एनआरओ डील कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। और इन सबको लटकाओ, इनको इतनी सख्त से सख्त सजाएं दो ताकि किसी की हिम्मत ना हो कि पाकिस्तान के साथ इस तरह का कोई खिलवाड़ करे। अरे इतनी बदमाशियाँ, यहाँ चोरियाँ करते हैं, डकैतियाँ करते हैं, बाहर पैसा ले जाते हैं और उसके बाद विक्ट्री के निशान बनाते हैं। शर्म नहीं आती इन लोगों को। आज हम कायदे आज़म के रोल को देखते हैं, इन लीडरों को देख के हमें शर्म आती है कि क्या कर रहे हैं। सच में। लेकिन इसमें मैं एक चीज़ कहूँगा, देखिए ये मैं किसी सियासी तंजीम का रुकन नहीं हूँ, लेकिन एक चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी थी, उससे पूरे पाकिस्तानियों के सर फ़ख्र से बुलंद हो गए थे जब इंग्लैंड में चुका था। और आज पाकिस्तान दुनिया का एक अजीम तरीन मुल्क, अभी भी अजीम है, इसमें कोई शक नहीं, बेशक। लेकिन ये फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी जो करप्शन हैं, इन तमाम चीज़ों से हमें छुटकारा मिल जाता और इस पैमाने पे करप्शन नहीं होती जो होती है। आज आप देखिए हमारे लीडरों को इतनी बड़ी बड़ी करप्शन करते हैं और विक्ट्री का निशान बनाते हैं। अरे, और फिर बात ये होती है कि डील कर रहे हैं। अरे क्या ये कोई तमाशा बनाया हुआ पाकिस्तान के कानून का, और डील करके चले जाते हैं। एक साहब मुशर्रफ के दौर में चले गए, नहीं मैंने 5 साल की डील की थी, 10 साल, बड़ी धड़ल्ले से कहते हैं, और अभी भी इनकी डीलें चल रही है। कि क्या तमाशा बनाया पाकिस्तान, इन सबको लटका दो। 4, 5, 10, 15 हज़ार लोगों को जब तक इस पाकिस्तान में नहीं लटकाओगे तब तक इस मुल्क में चैन और सुकून नहीं आएगा, क्योंकि किसी को कोई एनआरओ डील कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। और इन सबको लटकाओ, इनको इतनी सख्त से सख्त सजाएं दो ताकि किसी की हिम्मत ना हो कि पाकिस्तान के साथ इस तरह का कोई खिलवाड़ करे। अरे इतनी बदमाशियाँ, यहाँ चोरियाँ करते हैं, डकैतियाँ करते हैं, बाहर पैसा ले जाते हैं और उसके बाद विक्ट्री के निशान बनाते हैं। शर्म नहीं आती इन लोगों को। आज हम कायदे आज़म के रोल को देखते हैं, इन लीडरों को देख के हमें शर्म आती है कि क्या कर रहे हैं। सच में। लेकिन इसमें मैं एक चीज़ कहूँगा, देखिए ये मैं किसी सियासी तंजीम का रुकन नहीं हूँ, लेकिन एक चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगी थी, उससे पूरे पाकिस्तानियों के सर फ़ख्र से बुलंद हो गए थे। जब इंग्लैंड में इमरान खान की जमायमा के साथ डिवोर्स हो रही थी, तो जज ने उसके आंसू निकल आए कि इतने अच्छे शख्स की कैसे तुम वो कर रहे हो। और उस शख्स ने वो पैसे जो मिलियंस ऑफ पाउंड जो आधी दौलत जमायमा की उसको मिलती थी, पाकिस्तान का अमीर तरीन शख्स होता, लेकिन उसने इनकार कर दिया कि मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। तो यकीनन ये सिर्फ इमरान के लिए नहीं बल्कि हम तमाम पाकिस्तानियों के लिए हमारा सर बुलंद कर दिया कि पाकिस्तान में अच्छे लोग भी मौजूद हैं। सर, जो एक अच्छा लीडर है, उसकी जो अजीम लीडर होते हैं, उनके बारे में कहते हैं कि उनके फॉलोअर्स जो होते हैं वो उन पे अंधा एतमाद करते हैं। एक देहाती कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को जो पे होने वाले जुल्म सितम के बारे में भी बात कर रहे हैं हम लोग कि उन्हें भी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जैसे एक अजीम लीडर की ज़रूरत है। सरदार जुल्फ़िकार साहब हमारे साथ हैं, फ़ारूक डाडी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वक्फे से पहले हम फ़ारूक साहब से बात कर रहे थे, अभी हम सरदार साहब की तरफ बढ़ेंगे। सरदार साहब, जो एक बड़ा लीडर होता है उसका अपने फॉलोअर्स के साथ बड़ा एक यकीन वाला, एक ईमान वाला एक रिश्ता होता है कि एक एतमाद होता है इतना कि बस हम, ये हमारा लीडर है और जो ये कह रहा है ये ठीक कह रहा है, ये हम इसके साथ खड़े हैं, हर कैपेसिटी में, हर स्ट्रेंथ में हम इनके साथ हैं। और यहाँ पे हमारे यहाँ इस वक्त ये समझ नहीं आती है कि एक लीडर आता है, वो करप्शन करता है, वो अरबों खरबों जो है इस मुल्क से लेके जाता है और उसके बाद 5 साल बाद वो दोबारा आ जाता है या कुछ साल बाद वो दोबारा जो है वो इक़्तिदार में आ जाता है। पिछले करप्शन का हिसाब नहीं होता अवाम का और उसका कैसा ताल्लुक़ है
कि वो मतलब उन्हें पता भी है इस बंदे ने गलत किया हुआ है, फिर भी वो चाहते हैं कि यही बंदा हमारा हुक्मरान बने। तो अवाम का मेयार बताइए, तो लीडर्स का मेयार देखिए, कोई एतमाद वगैरह आप किस अंदाज से देखते हैं, अगर इस बारे में बताइए। फ़हीम अब्बास साहब, बैड लक रही आज का जो डे था, कायद आज़म इस दुनिया से गए, तो जो बचा कुचा पाकिस्तान था, जो आज का पाकिस्तान है, हमने ये समझा कि यही पाकिस्तान है और इसी में हमने खेलना है। मैंने आपसे खेला, आपने उससे खेला, मैंने आपकी वीकनेसेस को हाईलाइट किया, लेकिन एम जो था, जो पाकिस्तान था, वो शायद रुक गया और इंडिविजुअली तौर पे लोगों ने अपने आप को मतलब बड़ा चढ़ा के पेश करने की कोशिश की। जहाँ तक आवाम का और लीडरान का जो इंट्रोडक्शन है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी कौम में ये जज्बा भी है, ये सोच भी है और ये अतमाद है कि वो किसी न किसी मतलब जो भी जिन्होंने भी जिस तरह उनको अवेयरनेस दी कि ये फैक्ट है और ये मतलब झूठ और सच को आमने सामने रख के उन्होंने कहा, तो वो सच के साथ हमेशा खड़े हुए। मैं मिसाल दूं आपको कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे, तो वो जब निकले आवाम के लिए निकले, तो एक ज़म्मे गफ़ीर होता था। आजकल का दौर तो खैर सोशल मीडिया का दौर है, एक मतलब आपकी अवेयरनेस खबर पहुंच जाती है कि फलानी जगह जलसा वो इज्तिमा दौर हो रहा था है। कि वहाँ से लोग एक सुनते थे, वो दौड़े चले आते थे। वो के उनके फॉलोअर्स आज भी हैं, मतलब आज भी चल रहे हैं, लेकिन इन बिटवीन जो चेंज आया था वो खान साहब की शक्ल में आया था। जी हाँ, खान एक साहब नए ने लीडर एक के नए पीछे लीडर इतने के लोग लोगों खड़े ने। हुए, सही है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी कौम में ये जज्बा है कि वो अपने लीडर के अपने लीड करने वाले लोगों को मतलब लीडर मानते हैं, लेकिन एंड ऑफ दी जो मायूसी होती है, मैं समझता हूँ कि वो इस मुल्क के लिए बड़ा अलमिया है। आज के डेट से शुरू करें तो कायद आज़म ने जो फरमान थे, कायद आज़म यूनिटी, डिसिप्लिन और इताअत, शायद आज भी उसका फुकदान है। मैं समझता हूँ कि इसमें हमें लीडर्स ढूंढने से बेहतर यह है कि जो लीड करने वाले थे उनके अफकार को लेके चले। आज भी जो इस मुल्क में किसी चीज़ का अगर फुकदान है तो वो यूनिटी का है, फेथ का है। तो ये चीज़ें मैं समझता हूँ कि रिव्यू करनी पड़ेगी और हम अपनी पॉलिसीज़ को जो है, ये शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ होती हैं कि टंग टपाव वाली सियासत या टाउन टॉप, इससे नहीं चलते हैं नेशंस। आज आप देखें कि हम पूरी दुनिया में इस्लामी पाकिस्तान सर उसका एटमी क़ुव्वत है, इस्लामी ममालिक का जितने भी हैं, लेकिन हमारी हालत ये है कि हम OIC नहीं बुला सके। हमारी हालत ये है कि छोटी छोटी रियासतें, मतलब UAE की मिसाल दूंगा, बहरीन की दूंगा, ये छोटी छोटी सी रियासतें हैं जिसके ट्रंप ने कहा था जी उनके पास पैसे के अलावा कुछ नहीं है। कौन कह रहा है जी? ट्रंप कह रहा है। तो शायद आपको या मेरे लीडरों को या हमारे मुल्क की जो थिंक टैंक हैं, जो सोचने वाले हैं, उनको सोचना चाहिए कि उनका हमारा एक रिश्ता है, वो रिश्ता है कलमे का रिश्ता है। और मैं समझता हूँ कि जब तक इस रिश्ते को हम मजबूत नहीं करेंगे तो हालात बद से बदतरीन होते जाएंगे, जैसे हो रहा है। तो आज भी इस कौम में वो जज्बा भी है, जिस जज्बे के साथ आज जो इंडिया को ललकारा है, मैं समझता हूँ कि इस जज्बे से ललकार रही है को, मतलब शायद डिफेंस अपनी जगह रखता है, लेकिन जो दुनिया का खौफ है वो आपके मेरे जज्बे का खौफ है कि ये चूँकि एक जज्बे से लड़ते हैं, शायद बाकी तो अब आर्म्स से लड़ते हैं, बाकी तो शायद अपनी फोर्सेस से लड़ते हैं। तो मुसलमानों का जो दुनिया में है कि वो अपने जज्बे से ज़्यादा लड़ते हैं, जिसकी एग्जांपल आपने अफ़गानिस्तान में देखी है। तो मैं समझता हूँ कि आज भी हमने जो बेसिक जो पाकिस्तान बनने के बाद वो जो एक मीर जाफ़र और मीर सादिक का एक रोल था, तो आज भी हम दुनिया आवाम के सामने नहीं ला सके, क्योंकि एक ने शायद अपने उसको दबा के अपनी एक कुर्सी के लिए उसको दबा के आगे चले। तो इस तरह मैं समझता हूँ कि मुश्किलात ज़रूर होंगी। हमें फैक्ट एंड फिगर पे आना पड़ेगा। हमें मुल्क की बेसिक जो थी, देखिए कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने वहाँ पे एक क्योंकि एक दुनिया में एक नई तरह से एक नई सियासत को, दो नज़रियों को इंट्रोड्यूस भी करवाया और उस पर उन्होंने वकालत भी की। ऐसा नहीं है, क्योंकि वो समझ सकते थे कि ये हमारी ज़रूरत है और उस ज़रूरत के लिए उन्होंने एक दो नज़रिया कौमी नज़रिया एक दिया और लोगों ने उनके साथ चले। तो मैं समझता हूँ आज भी शायद हमें ज़रूरत है लीडर की कि जो इस नेशन को, इस देश में बहुत कुछ है। मैं समझता हूँ कि दुनिया का मतलब इससे अच्छा इन्वायरमेंट के हिसाब से, मौसमों के हवाले से बहुत कुछ है, लेकिन आपके और मुझे देखने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही। यानी आपने कहा कि कोई ऐसे लीडर की ज़रूरत है जो वाकई इन सबको जोड़ के सबको इकट्ठा करके लेके चले। आज हम जो लीडरशिप में देखते हैं ना, तो हमें कोई एक लीडर है जिसने पंजाब अपना किया हुआ है एक पार्टी ने,
एक लीडरशिप जो है वो पूरी सिंध को बिल्कुल संभाल के बैठी हुई है, एक पार्टी जो है वो अपना बलूचिस्तान जो है वो देखें कितना दूर होता जा रहा है हमसे। वो केपीके के मामला देखें, एक कोई नहीं तो वो जनाब बीच में मुहाजिर एक पूरा तबका वो इकट्ठा हुआ है। तो मतलब ये सारे अलग अलग सेक्टर्स में जो काम कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि लीडरशिप का उस तरह जो कायद ने काम किया कि सबको इकट्ठा किया, यूनिटी आज हम सब देखें अलग अलग हो रहे हैं। 3 मेजर असूल थे, यूनिटी का फुकदान रहा है, आज भी है। ये जो आपने पंजाब बलूचिस्तान और उसकी बात की है, फेलियर कहाँ पे है? वो जो कायद आज़म का फरमान था यूनिटी का। यस, फेलियर कहाँ पे है? जहाँ पे हम डिसिप्लिन नहीं है। जैसे आपने एक एग्जांपल दी कि साइकिल में आपकी लाइट है, ये एक डिसिप्लिन को एक वे बनाता है। आप रोडों पे जाएं, आप एक सिग्नल पे रुक के देखें, आगे से ट्रैफिक आ जाती है। दुनिया क्या ऑब्जर्व करती है कि आपके ट्रैफिक के रूल्स को देख, मतलब किसी की मेंटेलिटी को देखता है। तो सर एक मैं समझता हूँ कि इंडिविजुअली तौर पे पाकिस्तानी कौम का वो इससे निकल के जब तक नहीं सोचेंगे, पंजाबी से, पठान से, सिंधी से, महाजर से, बलोच से, तो ये हमारे लिए गुड साइन नहीं है। और इसके लिए हमें एक कौमी लीडर की शदीद तरीन ज़रूरत है। जैसे खान साहब पे लोगों ने अतमाद किया, मैं नहीं कर रहा हूँ, मायूसी तो ऐसा नहीं है, लेकिन जो ट्रैक था मैं उससे ज़रूर मायूस हूँ। लेकिन एक होप है, एक उम्मीद है कि इंशाल्लाह मतलब एक बेहतरी की तरफ जाएंगे हम इंशाल्लाह। बिल्कुल। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वो वॉक पे जा रहे थे और मलीर फाटक बीच में आया और उनके साथ कैप्टन मौजूद था। उस कैप्टन ने फ़ौरन जो है वो फाटक बंद था, फाटक उन्होंने कहा कि खोल दिया जाए। खुलवाने की कोशिश की तो कायद बड़ा नाराज़ हुए, रोक दिया कि रुक जाए, कि मैं पाकिस्तान का एक आम शहरी हूँ, अब मेरे लिए आप फाटक आज खुलवाएंगे तो पता नहीं किस के लिए फाटक खुलेगा यहाँ पे। और देखें वीआईपी कल्चर की सख्त नफ़ी कर रहे हैं गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, और आज देखें वीआईपी कल्चर कहाँ से कहाँ तक। खैर कायद के विजन के हिसाब से हम कितनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और कितनी उनके बिल्कुल उनके विजन्स और उनके नज़रियात की मुखालफत में हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इस हवाले से बात करेंगे। कश्मीर के हवाले से बात करेंगे, कश्मीर के मुसलमानों के हवाले से कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हम कश्मीर के हवाले से अपने प्रोग्राम में बात करने वाले हैं और इसके साथ साथ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के यौम वफ़ात के हवाले से बात कर रहे हैं। एक अज़ीम लीडर, हमारे अज़ीम रहनुमा बानी पाकिस्तान जनाब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह। फ़ारूक डाडी साहब, इससे पहले कि हम ज़रा दो कौमी नज़रिया और कश्मीर के हवाले से बात करें, मैं कायद के हवाले से मैं कुछ बात थोड़ी सी और करना चाहता हूँ। मुझे ये बताइए कि कायद का जो पूरा फोकस रहा वो क़वानीन की पासदारी के हवाले से रहा। उनके लिए क़ानून पे चलना ये एक बहुत ही अहम हिस्सा था उनके किरदार का, जिसकी एक सबसे बड़ी वजह ये भी थी कि वो उनके ऊपर एक भी चार्ज नहीं था, वो कभी जेल नहीं गए, जो कि हमारे आज जो लीडरशिप का मेयार है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। क्या जो हमारे अवाम हैं, सबसे पहली बात ये, क्या इन्होंने कायद के उस विज़न को फॉलो किया? क्या हम क़वानीन की पासदारी करते हैं? हमारी लीडरशिप क्या वो क़वानीन की पासदारी करते हैं? कभी कोई MPA या MNA वो कानून को हाथ में लेते हुए किसी शहरी पे हाथ उठा रहे होते हैं, कोई उनके गार्ड्स मार रहे होते हैं। अभी वो होटल मैनेजर को एक सियासतदान ने खूब तशद्दुद का निशाना बनाया। आए दिन कोई ना कोई ऐसी वीडियो सामने आ रही होती है, कोई ज़बरदस्ती वो किसी की ज़मीन पे काबिज़ होकर बैठे, मतलब तो वो कायद का जो विज़न था कानून की पासदारी वाला, क़वानीन की पासदारी वाला, वो कहाँ रह गया? तो उसको ज़रा थोड़ा सा सर, आज हमारी जो ये हालात हैं, हम जिस दौर से गुज़र रहे हैं, इसकी बुनियादी वजह यही है कि हमने कायद के अफकार को फॉलो नहीं किया, हम उसको साथ लेके चले नहीं। और ये करप्ट सियासतदानों को, जिनको
पीछे कौम को लाल बत्ती की, ट्रक की बत्ती की तरह पीछे लगा दिया गया। तो आप क्या समझते हैं? आप देखें कि ऐसे लोग जो मुल्क की सदारत पे और वजारत उज़्मा के ऊपर बैठे हुए हैं, जिन्हें ना उनका कोई विजन है, ना उनके पास कोई सियासी बसीरत है। जब इनके पास ये चीज़ें नहीं है तो वो कानून को तो घर की लौंडी समझते हैं। कानून की तो कोई हैसियत नहीं उनके सामने। वो तो समझते हैं कि पैसा दो और कानून को ख़रीद लो, और वो गलत भी नहीं है, क्योंकि हमारा माशरा जो है, हमारा माशरा आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। चाहे आप वो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट देख लें, चाहे पुलिस देख लें, चाहे आप उस अदालतों को देख लें, जहाँ जाए आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। आप देखें, ये अभी हमारे पिछले चीफ जस्टिसों को देखें, इफ्तिखार चौधरी को देख लें, आज वो लंदन के अंदर, इंग्लैंड में कितनी महंगी तरीन प्रॉपर्टी खरीदने जहाँ हम तसव्वुर नहीं कर सकते। पैसा कहाँ से आया ये? आज वो जो डैम बादशाह थे, उनके बारे में भी कंट्रोवर्सी शुरू हुई। मुझे इसकी डिटेल नहीं पता, लेकिन एक तरह की कंट्रोवर्सी शुरू हुई। आखिर क्यों? तो कहने का मकसद ये है कि जब तक अगर कोई कानून को मतलब जो भी हमारे कवानीन हैं, जो लॉ है, उससे इस तरह डॉज करना आता है इन लोगों को, आसानी के साथ निकल जाते हैं। जैसे आप देखें कि करप्शन जिन जिन लोगों ने की, उस पर जब भी बदनवानी के ख़ात्मे की टीम ने जब उनसे उन पर हाथ डाला है, सारे बीमार हो जाते हैं। किसी को अब देखें, वो नवाज़ शरीफ साहब माशाल्लाह सेहतमंद इंसान है। वो जेल में गए हैं तो उनकी तबीयत इतनी अच्छी खासी ख़राब हो गई। शहबाज शरीफ साहब की तबीयत ख़राब हो गई। इधर वो मतलब हाँ, शर्जील मेमन साहब की तबीयत देखें, वो किस तरह, वो हमारे साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार साहब, उनकी तबीयत किस कदर ख़राब हो गई कि यहाँ पे पाकिस्तान की आबो हवा में इस फ़िज़ा में उनसे चला नहीं जा रहा, और वहाँ जो है वो वॉक भी कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं सारे आज़ाद पर। तो मतलब आपको पता होता है कि ये इस वक्त यहाँ पे ये शख्स ये ऐसे कर रहा है, मगर उसने कानून की किताबों में सबको सेटिस्फाई किया हुआ है। और मतलब किस तरह मजाक नहीं है क्या ये? बिल्कुल एक मजाक है। और ये कौम बेवकूफ़ नहीं है, कौम हर चीज़ समझती है। हाँ। लेकिन कौम बेबस है, क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकती है। इन लोगों का तो अशर होना चाहिए कि रोडों के ऊपर इनको घसीट घसीट के इनका वो अशर करना चाहिए। 4 सियासतदानों को आप रोड पर घसीट के मारो, उसके बाद देखो ये सबके किबले दुरुस्त हो जाएंगे। वैसे बहुत अच्छे भी हैं, अच्छे सियासतदान भी हैं। मैं देखो, हाँ। मैं करप्ट सियासतदान की बात कर रहा हूँ। जो उन लोगों की दिलदारी ना हो जाए। हाँ। सारे बुरे नहीं हैं, हमारे अच्छे, लेकिन वो सियासतदान जो करप्ट है, जिन्होंने इस माशरे जिन पे करप्शन साबित हो चुकी है, उनकी बात करें ना। चुकी है। और अब यार हर चीज़ सामने वाजे है। ये कानून की पेचीदगियों से और अपनी फनकारियों से ये कानून से भी निकल जाते हैं। अब यहाँ पे जो आता है वो अपनी लॉबी के जजेस लगा देता है। लाइक यहाँ कोई चीज़ वो नहीं है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि यहाँ सरकारी अफसरान जिनको वो गवर्नमेंट के अपने कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो नहीं करते हैं, वो इलेक्शन भी लड़ते हैं, वो दूसरी एनजीओ में भी जाते हैं। क्लियरली लिखा हुआ है कि आप फॉरेन एनजीओ के मेंबर भी नहीं हो सकते SN 34 के तहत। लेकिन आप देखें, वो इलेक्शन भी लड़ते हैं, वो इन इदारों के वो भी बनते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। सर आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं आपसे अर्ज़ करूं कि जो जितना ब्लेम हम पॉलिटिशियंस को करते हैं ना, ऐसा नहीं है। जो जिस तरह आपने कहा कि जी वो बीमार हो जाते हैं, डेफिनेटली जेल चीज़ ही ऐसी है कि वहाँ जाने के बाद बंदा जाने के खौफ से डरता ही है। जेल मीन्स ही यही है। तो वो तो चल एक अलग बहस है। मैं खौफ हो गलत काम करेगा। नहीं सर, मैं एक बात बताऊँ कि इसकी सबसे बड़ी जिम्मेवार जो है वो ब्यूरोक्रेसी है। जो देखें, आप किसी भी जगह जाए, आपको मियां नवाज शरीफ के सिग्नेचर नहीं मिलेंगे कि उसने ऑर्डर किया है। सही है। ऑर्डर करने वाले वो लोग हैं जो आज बिलियनर्स के मालिक हैं, उनके इंटरनेशनली उन्होंने अपने अपने पूरे जजीरे लिए हुए हैं। वो सर एग्जाम्पल्स है ऐसी। तो मैं समझता हूँ कि अगर आपने इस चीज़ को ख़त्म करना है, आपने जो ट्रैक जो आप समझ रहे हैं ना कि हर चीज़ का जिम्मेवार पॉलिटिशियंस है, ऐसा नहीं है। आपकी ब्यूरोक्रेसी है। देखिए सर, आप वकील नहीं जज खरीद लो, एक मोटो चल रहा था। जी। आप ये बताएं कि वकील और जज ये आपके कानूनदान हैं जो आपको हमें सिखाते हैं, जो पॉलिसीज़ बनाते हैं। एक ब्यूरोक्रेट है, एक किसी भी चीज़ में, मैं एग्जांपल कराची की दे रहा हूँ। पूरा कराची टूटा जिन जिन जगह से वायलेशन हुई थी। आज तक ये बताएं कि किसी ब्यूरोक्रेट को जिसने साइंस किए, जिसकी साइन की अथॉरिटी से फ़ाहिम अब्बास साहब आपने एक जगह ली है, ये अथॉरिटी है ना, KMC से लीज़ है। मैं प्रूफ दे रहा हूँ जी, KMC से लीज़ है। कल टूट जाती है तो
आप उसके आपका जितना नुकसान हुआ वो आपका हुआ, KMC का कुछ नहीं हुआ। अभी वो KMC वाले कह रहे हैं हम दोबारा लेंगे जी, खान साहब ने हमें एक चांस दिया है। मैं समझता हूँ कि जिस डायरेक्टर ने जिसने समरी पेश की आप उसको बुला के और रिवॉर्ड करें उससे, वो तो पेंशन भी ले रहा है। सही है, मगर सर अब ये भी तो देखें, आप कह रहे हैं कि इसमें सियासतदानों का बिल्कुल कसूर नहीं है। कसूर आप ये जितने वकला हैं, इंसाफ के निज़ाम में अगर आप ये निशानदेही कर रहे हैं तो इनको ठीक करने की हमारी जो पहली उम्मीद है वो कौन है? वो यही सियासतदान तो है। सर मैं यही वो ईवानों में बात होगी और ये जिनको हम वोट दे रहे हैं, जिनके ऊपर एतमाद है हमारा, यही सारा कुछ ठीक करें, यही करेंगे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कानून साजी है लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा है। अमल दरामद नहीं हो रहा, ठीक है, उसमें भी घर बैठे हुए आपने या मैंने तो अमल दरामद नहीं करवाना। हमें तो आपने ये कहा कि भाई आप टैक्स पे नहीं करेंगे, आपके साथ ये हो जाएगा। अब जिस बंदे ने कभी टैक्स, जिसके बाप दादा ने कभी टैक्स नहीं पे किया था, हम आ गए कतार में, हमने कहा जनाब ये लें। अब हमारी समझ में तो सिस्टम नहीं आ रहा, हमने वकील को लेके उसको 5,000 10,000 रुपए दे के हमने कहा भजन ये हमारा मामला सही करवा दे। हम तो उसके पीछे पीछे हैं। आप जो भी आप कहते हैं, वक्फा ले लेते हैं, वक्फे से वापस आएंगे तो फिर हम बात करेंगे दो कौमी नज़रिया के हवाले से, जो कायद का विजन था और मुसलमानों के लिए एक अलग आज़ाद जगह, आज़ाद मुमलिकत, और कश्मीर को इसके साथ रिलेट करेंगे हम लोग कि कश्मीर में इस वक्त क्या सूरत हाल है और वहाँ पे कितनी अशद ज़रूरत है एक अजीम लीडर की। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज हम बात कर रहे हैं 11 सितंबर के हवाले से, यौम वफ़ात क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह और कश्मीरियों पे होने वाले मज़ालिम के हवाले से। मेरे साथ मेहमानों में मौजूद हैं फ़ारूक डाडी साहब, हमारे साथ मौजूद हैं सरदार जुल्फ़िकार साहब, और अभी भी हमें ज्वाइन किया है अकमल चौधरी साहब ने, जो कि तज्ज़ियाकार हैं। हम आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अकमल साहब, आज 11 सितंबर भी है और हम कश्मीर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात कर रहे हैं। हम उन मुसलमान बहन भाइयों के हवाले से कि जो इस वक्त भारत के कब्ज़े में, मतलब एक इलाका है मकबूजा कश्मीर की बात करेंगे हम। क़ायद आज़म का जो एक विज़न था उसके मुताबिक दो कौमी नज़रिया जो एक बुनियाद थी सारी इस सारे काम की, सारी कैंपेन की, सारी उनकी मेहनतों की बुनियाद जो थी कि दो कौमें हैं, हमें अलग अलग रहना चाहिए। मुसलमान अक्सरियती इलाके पाकिस्तान का हिस्सा होंगे और जो हिंदू अक्सरियती इलाके हैं वो हिंदुस्तान का हिस्सा होंगे। तो प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने बात की थी कि जो ब्रिटिश राज है उसने जाते जाते अपना काम कर दिखाया और रही सही कसर जो है वो सिख महाराजा ने पूरी कर दी। तो आप किस तरह देखते हैं कि दो कौमों को अलग अलग रहना था और फिर एक बड़ी, जितने मुसलमान पाकिस्तान में इससे बड़ी तादाद में जो है वो इंडिया में आज भी मुसलमान मौजूद हैं, तो वो कुछ आप अपने राय से ज़रा आगाह करें, क्या समझते हैं आप? सबसे पहले तो मैं अपने नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम कहूँगा और आपका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मौका दिया। नवाजिश। अच्छा, ये जो दो कौमी नज़रिए की जब हम बात करते हैं ना, देखें शुरू से 1857 मुग़ल बादशाहों तक मतलब मुसलमानों ने इस पूरे बरे सग़ीर पे 1000 साल से ऊपर हुकूमत की है। और बहादुर शाह ज़फ़र के बाद यहाँ पे अंग्रेज़ जो है वो हुकूमत कायम हो गई ईस्ट इंडिया कंपनी की वजह से। 1857 की जंग आज़ादी जो है वो मुसलमानों ने और हिंदुओं ने मिलकर लड़ी। तो जब तक तो मुसलमानों की बालादस्ती रही उस वक़्त तक तो चाहे वो शहनशाह अकबर हो या बहादुर शाह ज़फ़र हो, वहाँ पे हिंदुओं और मुसलमानों को एक ही तरह से रखा गया। लेकिन जाते जाते जो अंग्रेज़ ने जो बीज बोया है, और हकीकत भी यही है कि ये जो दो कौमी नज़रिया है, यानी मुसलमान और हिंदू हर लिहाज से, रहन सहन, आदात व अतवार और मजहबी लिहाज से दो अलग अलग कौमें हैं। अच्छा, इसका अंदाज़ा और इदराक शुरू में 1916 में जब क़ायद आज़म वकालत आके उन्होंने शुरू की इंग्लैंड से,
तो उस वक्त उनको भी अंदाज़ा नहीं था इस चीज़ का। उन्होंने भी पहले आके कांग्रेस ज्वाइन में किया, शमूलियत इख्तियार की और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ इन्होंने जो है वो शुरू की जिद्दोजहद, मुसलमानों ने और हिंदुओं ने मिलकर। लेकिन सब्सिक्वेंटली जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वैसे वैसे बाकायदा कायदे आज़म तो दूरअंदेश थे, उन्हें इदराक होता गया कि ये मुसलमान और हिंदू भी जो है ये जो वो हो रहा एक है साथ ठीक नहीं हो रहा है, नहीं हाँ। रह सकते, क्योंकि जहाँ पे मुसलमान अक्सरियती इलाके थे वहाँ पे तो ठीक ठाक थी चीज़ें, लेकिन जहाँ पे हिंदू अक्सरियती इलाके थे वहाँ पे जो है वो इन्होंने मतलब बहरहाल शोरिश और एक हिंदुओं में है एहसास कमतरी का शिकार, इंडियंस में अब भी है, ठीक है। और उस वक्त उनको अंदाज़ा हुआ तो उन्होंने फिर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी, जो फिर बाद में 1940 में करारदाद पाकिस्तान और फिर 1944 और 47 में पाकिस्तान के बनने पर ख़त्म हुई। लेकिन इसका जो बुनियादी स्टांस है, अल्लामा इकबाल ने और दीगर जो उस वक्त उनके रुफ़क़ा थे उन सब ने यही बताया कि जी मुसलमानों में और हिंदुओं में बहुत बुनियादी फ़र्क है। वो गाय को अपनी वालदा समझते हैं, हम जो है वो नहीं समझते, हम उसको खाते तो बिल्कुल इतना बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ मेरा मकसद किसी भी मज़हब की दिल आज़ारी करना नहीं, सिर्फ डिफरेंस बताना है कि देखिए उनका क्या है और हमारा मुसलमानों का क्या अक़ीदा था। तो ये वो चीज़ें थी ना कि अब एक बंदा कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि हम खा रहे हैं, वो कह रहे हैं नहीं जी हमारी अम्मी है ये, तो अब उसको किस तरीके से जो है ना वो नहीं हो सकता। ये दो कौमी नज़रिया इस बात की बुनियाद बना कि भाई आप अपना वो रहे अपने आदात और डिफरेंस ऑफ थॉट्स आप भी देख लें। ये रिसेंटली इन्होंने 900 करोड़ इंडियन रुपीस लगाए हैं वो खला में जाने के लिए, चांद पे उतरने के लिए, तो उस पर भी वो उन्होंने पाकिस्तान के साथ वो जो उनके मामलात मीडिया के थे तो वो ज़्यादा ज़रूरत उन बैतुल खला की थी, ना कि सिर्फ खला में जाके 900 करोड़ लगाने की उनके मुल्क में। वो पॉइंट एक अलग है कि बैतुल खला है या खला है, वो एक कॉन्स्पिरेंसी थ्योरी है, पता नहीं चांद तक पहुंचा है कोई या नहीं पहुंचा, ये दिस इज़ अ कॉन्स्पिरेंसी थ्योरी, ठीक है ना। अब इसके ऊपर अगर हम बहस करेंगे तो हमारी बिल्कुल एक डिफरेंट डायरेक्शन में आर्गूमेंट्स निकल जाएंगे कि चांद पे किस तरह गए, कहाँ गए। लेकिन बहरहाल उनको पॉलिटिकल गेन हासिल करने के बजाय उनको भी अपनी आवाम के ऊपर लगाना चाहिए था, ठीक है ना। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ, जो वो दो कौमी नज़रिया था, आज बीजेपी की गवर्नमेंट उस दो कौमी नज़रिए को आज बीजेपी की गवर्नमेंट हिंदुत्व की शक्ल में, अजीत डोवाल की शक्ल में, ये सारे वो लोग हैं जो अब चाहते हैं कि हिंदू सुप्रीमेसी हो इंडिया में, जबकि इंडिया को ये लोग सो कॉल्ड सेकुलर स्टेट कहते हैं जहाँ पे मजहबी आज़ादी है, जबकि ऐसा वहाँ पे कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। और मतलब वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वो ये चाह रहे हैं कि, यानी अब इसका अंदाज़ा अब इससे लगाएं कि बीजेपी का ये जो अभी गवर्नमेंट आई है, एक भी सिंगल इलेक्टेड गवर्नमेंट मेंबर नहीं है उसमें, इनकी लोकसभा का, नॉट अ सिंगल मेंबर। तो इस हद तक ये लोग बाइस्ड चल रहे हैं, इस हद तक ये लोग मतलब ये जो है ना वो पुराना वो 1000 साल की हुक्मरानी का बेसिकली इनके दिमाग में खन्नास साहब है कि हमने वो बदला लेना है। और कायद-ए-आज़म ने वो चीज़ें पहले से ही फोर्सी कर ली थी और उसके नतीजे में अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोग पाकिस्तान में एक आज़ाद मुमलिकत में सांस ले रहे हैं। अब दीगर साजिशें अलग अपनी जगह पे हैं। अच्छा, उस वक़्त भी हमारे साथ कुछ ज़्यादतियाँ हो गई लॉर्ड माउंटबेटन की वजह से कि वो लॉर्ड माउंटबेटन को वहाँ का उन्होंने गवर्नर जनरल बना दिया, तो उस वजह से उसने उनकी बड़ी फेवर की, बहुत ज़्यादा सपोर्ट की। इसी तरीके से कश्मीर का मसला इन्होंने जानबूझ के छोड़ा है। और उसमें 1947 की भी मैं बात करूँ, मैं भी तारीख़ के कुछ पढ़ रहा था, तो उस वक़्त भी 1947 की जब मैं बात करूँ तो उस वक़्त हरी सिंह था इन लोगों का वो महाराजा, हाँ महाराजा। तो उसने भी यहाँ तक वहाँ पे डोमिनेशन मुस्लिम्स की थी, तो वो पाकिस्तान से मिलना चाह रहे थे। हरी सिंह ने जो है ना अल्टीमेटली इंडिपेंडेंट रहना चाहा, लेकिन सब्सिक्वेंटली जो है ना वो इंडिया के साथ उसने अपना एग्रीमेंट किया। उसके बाद पाकिस्तानियों ने उसके ऊपर कबायलियों ने हमला वगैरह करके ये जितना आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कश्मीर है तो ये हासिल कर लिया। अच्छा, उसके बाद भी वहाँ के चौधरी गुलाम अब्बास होते थे 1947 में, और एक फ़ारूक अब्दुल्ला होते थे। ये दोनों वहाँ के मुसलमान लीडरान थे उस वक़्त। तो चौधरी गुलाम अब्बास ने भी कायद-ए-आज़म के साथ काफ़ी मुलाकातें की, और इन दोनों की अगर इन दोनों को ऑन बोर्ड ले लिया जाता उस वक़्त, फ़ारूक अब्दुल्ला को और चौधरी गुलाम अब्बास को, तो यूनानिमसली ये मसाइल हल हो सकते थे। लेकिन चंद सियासी मफादात की वजह से जो है ना वो आज हम इस वक्त कश्मीर जो है ना वो एक मसला बना। ठीक है सरदार साहब, आप किस तरह देखते हैं? आपका ताल्लुक जो है, आप वो वैसे भी कश्मीर से है
उस मट्टी से आपका ताल्लुक़ है और आप ज़रा ज़्यादा मुख्तलिफ अंदाज से इन सारे मामलात को देखते होंगे। बस सर, मैं मौजूदा जो सूरत हाल चल रही है कश्मीर की, ताकि चूँकि एक हिस्ट्री है कश्मीर की, अपनी एक हिस्से रही और है और रहेगी, मैं समझता हूँ जैसे सर ने कहा है कि जी 47 में महाराजा हरी सिंह ने उसने पाकिस्तान के साथ इलाक़ के लिए बात की थी और ना किसी वजूहत की बिना पे जो थे कबायली थे उन्होंने जंग शुरू कर दी थी, जिसने कम बैक करके वो हिंदुस्तान की तरफ गया। चूँकि वहाँ पे दो नज़रिए की भी एक बात हुई कि शायद मजहबी तौर पे इन्होंने मुझे नहीं माना है। मैं समझता हूँ कि आज का जो कश्मीर है या जिस तरह के आज के हालात चल रहे हैं, ये गुज़श्ता 72 सालों से यही पोजीशन थी, क्यों चूँकि जिस तरह के कश्मीरी 1 लाख कश्मीरियों ने अपनी जान का नजराना पेश किया अपनी आज़ादी के लिए, जिसमें जवान बूढ़े बच्चे सब शामिल थे। दो चीज़ों पे उन्होंने कंप्रोमाइज़ नहीं किया, एक तो आज़ादी पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया और दूसरी अपनी एजुकेशन पे। चूँकि आपको दुनिया में अगर सर्व करना है या दुनिया में अपना मैसेज देना है तो आपको एक ही रास्ता है, वो है आपकी एजुकेशन से। ठीक है। तो इन दोनों पे उन्होंने कंप्रोमाइज़ उन बारूद से गुजर के भी उन्होंने स्कूल और एजुकेशन को प्रायोरिटी दी है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा कश्मीरियों के क्रेडिट जाता है उस जाता है सारी नेशन को। अब इशू ये आ रहा है कि जहाँ पे चूँकि 5 अगस्त से लेके जो पूरी दुनिया में एक इशू रेज़ हुआ और लोगों को समझ आई है कि ये इशू था क्या और ये इशू है क्या। मैं समझता हूँ कि एज ए कश्मीरी ये गुज़श्ता 72 सालों से चल रहा था। 1 लाख कश्मीरियों ने वहाँ पे अपनी जाम शहादत नोश फरमाई कश्मीर की आज़ादी के लिए। चूँकि मोदी ने इस दफ़ा 370 उसकी शिक थी 35 से उसको रिमूव किया, तो एक इशू पूरी दुनिया में मतलब एक हाईलाइट भी हुआ। और आज भी मैं समझता हूँ कि कश्मीरियों में एक चीज़ जो जिसमें मैं समझता हूँ कि जो एक पॉइंट पे मुतफिक नहीं थे, वो पॉइंट था आज़ादी कश्मीर। चूँकि वहाँ पे 3 नैरेटिव चल रहे थे आज़ाद कश्मीर में, जिसमें हिंदुस्तान था, पाकिस्तान था और ख़ुद मुख्तार कश्मीर की बात थी। तो अब जो कश्मीरियों ने तय किया, जिस तरह के एक यूनाइटेड नेशन में जाते थे तो वहाँ पे एक चूँकि 2 मुल्कों के दरमियान 370 वो एक शिक थी कि जिसमें ये जी हमारा अपने मुल्क का हम दोनों ममालिक का ये एक इशू है। तो कम अज़ कम जब हिंदुस्तान ने मोदी गवर्नमेंट में 370 को रिमूव किया, उससे ये हुआ कि वो जो एक शिक थी 370, जिसके एवज़ आप दोनों मुल्कों का मामला था। ये जब भी किसी जगह फोरम पे जाते थे, ख़ास तौर पे कश्मीरी, तो उनको एक जवाब ये आता था कि ये जी लिख के दिया हुआ कि दोनों। तो कम अज़ कम उसके रिमूव होने से पूरी दुनिया में कश्मीरी एक चीज़ पे मुत्फिक हुए हैं कि वो आज़ादी है, जिसमें इस पार के कश्मीरी हैं या उस पार के कश्मीरी हैं। इस नैरेटिव पे, इस नारे पे सब मुत्फिक हुए। उसके बाद उनकी चॉइस है कि आपके पास तीनों ऑप्शन है या एक ऑप्शन है या 2 ऑप्शन है। तो मैं समझता हूँ कि तकरीबन ओवरसीज़ जो कश्मीरी हैं हमारे, तकरीबन 60 लाख के अराउंड जो इंटरनेशनली पूरी दुनिया में सर्व करते हैं, वो मुनज़्ज़म होकर एक जान बन गए आज़ादी की तहरीक में, आज़ादी की तारीख में बढ़ चढ़ के वो सब। यूएस में भी स्क्रीन्स वगैरह पे उन्होंने सारा पैगाम चलाया ताकि जो असल शक्ल है मोदी सरकार की वो नज़र आ सके, उनके जुल्म सितम जो है ना सर बिल्कुल। मोदी सरकार ने बहुत अरबे इस्तेमाल किए मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों को अपनी तरफ मोल्ड करने के, उनको इस कास्ट से कंप्रोमाइज़ करने के बहुत सारे अरबे उसने गुज़श्ता 72 सालों से मार के भी देख लिया, जेलों में बंद करके भी देख लिया, आज भी बंद हैं, लेकिन कंप्रोमाइज़ कश्मीरियों ने नहीं किया, क्योंकि ये कश्मीरियों की अपनी जंग है। ये यूनाइटेड नेशन में जो रेजोल्यूशन गई हुई है वहाँ पे कि हक़ के खुद इरादियत का एक है वहाँ पे, जिसमें हिंदुस्तान ख़ास तौर पे लेके गया था यूनाइटेड नेशन में कि कश्मीरी क्या चाहते हैं इस बेस पे। चूँकि 2 मुल्कों के दरमियान मैं सर दुनिया की एक ख़ास तौर पे आपके चैनल के हिसाब से बताना चाह रहा हूँ, ये 3 एटमी क़ुव्वतों के दरमियान एक सुलगती हुई चिंगारी है जिसको कश्मीर कहते हैं। आज अगर खुदा न ख्वास्ता कोई यूरोप में गाफिल है, जो एशिया में गाफिल है, तो मैं समझता हूँ कि कल उसको भी इस लपेट में आना है। और यूनाइटेड नेशन, सलामती कौंसल और जो हमारी OIC है, उनको समझना चाहिए कि ये एक इंसानियत का बहुत बड़ा एक सान्या होने जा रहा है। देखिए जी, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और इंक्लूडिंग चाइना, 3 एटमी क़ुव्वतों के दरमियान एक सुलगती हुई चिंगारी है जिसको कश्मीर कहते हैं। और ये कश्मीर ये ब्लास्ट हुआ तो मैं समझता हूँ कि, और दूसरी सबसे बड़ा इसको जो है हिंदुस्तान, मैं समझता हूँ कि उसके जैसे वो रियासतें थी हिंदुस्तान से पहले, जब बंटवारे से पहले को 565 के लगभग वो रियासतें थी, तो मैं समझता हूँ ये कहीं किसी 1000 पे ना चली जाए हिंदुस्तान की रियासतें। क्योंकि मसला ये है कि इस वक्त है ये दबने वाली कौम नहीं है। और हर फोरम पे एजुकेशन का जो मैंने कहा कि कश्मीरियों ने जो एजुकेशन पे, तो वो हर फोरम पे हर जगह मतलब उन्होंने अपने केस को लड़ा है कि कश्मीरी चाहते हैं, रायशुमारी पे बात की है उन्होंने कि कश्मीरी की रायशुमारी की
सही। इस वक्त जो है आपका कहने का मतलब ये है कि बेहतरीन अंदाज में, तारीख़ में कभी इतना बेहतरीन अंदाज में इस कैंपेन को नहीं चलाया गया। कश्मीरियों ने अपने हक़ के लिए आवाज़ इंटरनेशनल मीडिया में उस तरह नहीं उठाई जिस तरह इस वक्त हो रहा है। चूँकि सर सोशल मीडिया का दौर था, इससे पहले शायद ये सहूलत नहीं थी सोशल मीडिया के हिसाब से। सर एक वक्फे का जी, वक्त है, प्लीज़। वक्फे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, वक्फे से वापस आते हैं तो इस हवाले से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। जी फारूक साहब, हम वक्फे से वापस आ गए हैं और आपसे मैं अभी ये जानना चाहूँगा, कश्मीर के हवाले से हम बात कर रहे हैं। कश्मीर में लीडरशिप के बारे में थोड़ा सा आगाह कीजिए कि वहाँ पे जो इस वक्त लीडरशिप्स हैं वो उनकी ये जो आज़ादी की तहरीक है जिसमें वो 1 लाख के करीब अपने जाने जो हैं वो नजराना पेश कर चुके हैं आज़ादी को हासिल करने के लिए, तो वो लीडरशिप कितना मैटर करती है और उसमें कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह जैसे अजीम लीडर का या उनके विजन का उस लीडरशिप में होना ये कितना ज़रूरी है, आप ज़रा किस अंदाज से देखते हैं, बताइए। ये जो हम कहते हैं ना कि कश्मीर हमारी शेरग है, ये कायद आज़म का कॉल था और कायद आज़म का कमिटमेंट था कश्मीरियों के साथ। कायद आज़म ने 4 दौरे किए कश्मीर के, 4 दौरे, और ये कश्मीर के साथ उनका एक लगाव था, एक कमिटमेंट था, और ये कश्मीर हमारी शेरग है, ये बुनियादी वजह है, ये कॉल ही वहीं से आया। अब बात रही वहाँ की लीडरशिप की, जैसे चौधरी साहब ने बताया कि शेख अब्दुल्ला और वो दूसरे साहब जो थे, उस वक्त थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और हम कश्मीरी लीडर एक पेज पे नहीं थे, जिसकी वजह से ये दिन देखना पड़ा। लेकिन बहरहाल लॉर्ड माउंटबेटन ने जो अपना रोल प्ले करना था वो प्ले करके गए। वहाँ पे जूनागढ़ की भी रियासत थी, वहाँ पे हैदराबाद दक्कन की भी रियासत, जूनागढ़ की रियासत जो थी उसके हुक्मरान मुसलमान थे और हैदराबाद दक्कन के भी मुसलमान, लेकिन राया जो थी वो मेजॉरिटी हिंदू थी। हैदराबाद की तो हिंदू नहीं थी, हैदराबाद की भी हिंदू मेजॉरिटी थी। सही है। तो उस पर उनको कहा कि नहीं, जो मेजॉरिटी है वो कहा जाएगा, लेकिन कश्मीर में मेजॉरिटी मुसलमानों की थी और ये जो चंद हरी, क्या नाम है उनका, हरी सिंह, वो सिख थे, वो इंडिया के साथ मिल गए। तो आपने वहाँ पे कश्मीरियों की आवाज़ को दबाया और कश्मीर जो है इंडिया ने अपने साथ एनेक्स किया। 1948 में कबायलियों ने एक पाकिस्तानी फौज नहीं थी, कबायली थे जिन्होंने लड़ झगड़ के या आपका जो आज़ाद कश्मीर है इतना हिस्सा आपका जो है आज़ाद करवा लिया कश्मीर से। तो उस वजह से ये आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर कहा जाता है। बात रही कि अब जो इंडिया ने गलती की है, ये जो शिक को हटा के इस मामले को एक सारी दुनिया के सामने उजागर कर दिया और एक इतना बड़ा हॉट इशू हुआ, क्योंकि अब ये तहरीक रुकने वाली नहीं है। यहीं से मुजाहिदीन भी निकलेंगे, यहीं से अब एक तहरीक जो चली है ये अब रुकने का नाम नहीं लेगी। ये एक ऐसे आतिश फिशा को उन्होंने ब्लास्ट किया है कि अब ये रुकने वाला नहीं, कश्मीरी अब अपनी आज़ादी लेकर रहेंगे। जहाँ तक बात है दूसरे ममालिक के, बड़े ममालिक की, इनका मसला ये है कि इनकी तरजीहात इंडिया के साथ ज़्यादा इसलिए है कि उनके तिजारती मकासद और कारोबारी मकासद है कि एक बहुत बड़ी कंज्यूमर मार्केट है। ऐसा ही है। तो चाहे आप यूएई ले लो या अरब कंट्रीज ले लो, मुस्लिम, उनको कोई इस्लाम की, मुसलमानों की, कलमे की, इनको किसी को कोई पड़ी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इनके अपने तिजारती मकासद है जिसके लिए ये उनको फेवर करते हैं। आपको वरना अगर मुसलमान नहीं होते कश्मीरी तो अपने के मामला हल हो चुका होगा, क्योंकि ये आजकल एक इन्होंने हवा बनाया हुआ है इस्लामी फोबिया, क्योंकि जिस तेज़ी से इस्लाम पूरे यूरोप में, पूरी दुनिया में फैल रहा है, इसको रोकने के लिए इन लोगों ने ये सारे मुस्लिम टेररिज्म और ये वो जो एक प्रोपेगेंडा शुरू किया मुसलमानों के ख़िलाफ़, तो ये उसी की कड़ियाँ हैं। और आप देखें कि ये ग्रेटर इसराइल जो है उसका काम क्यों रुका हुआ है। अगर पाकिस्तान के पास एटम बम नहीं होगा तो आज ये सिनेरियो कुछ दूसरा होता, लेकिन चूँकि
पाकिस्तान की फ़ौज पिछले 40 साल से हालात जंग में है, चाहे वो अपने मुल्क में लड़ रही हो, चाहे बॉर्डर पर रही हो, चाहे टेररिज्म पे, लेकिन एक एक्टिव फ़ौज है जो बैरिकों में नहीं बैठी हुई है। उसकी आर्मी, उसकी नेवी, उसकी फ़ज़ाइया वो एक मुतहरिक है, और जो जज्बा उनमें है वो काबिल अजीज़। और मैं समझता हूँ दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान की जो फ़ौज है नंबर 1 है, और जो जज्बा पाकिस्तानियों में, क्योंकि पाकिस्तानी का एक ही ईमान है कि हम शहादत के लिए लड़ रहे हैं, हम खुदा की राह में लड़ेंगे। ये एक जज्बा है जिसको आप कभी भी नहीं मिटा सकते, और यही जज्बा जो है इससे दुनिया खौफ खाती है पाकिस्तान। ऐसा ही है, सिर्फ मकसद एक लड़ने के लिए हमारे पास सिर्फ जीत है, वो जीत गाजी रह के भी है और शहीद हो के भी है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको ऐड कर दूं इसमें, जैसे अब ये सिलसिला चल रहा है ना कि अफ़गानिस्तान से तालिबान के विड्रॉल और अमेरिका की इनकी जो बातचीत चल रही है, इसमें एक चीज़ और जो कि जिसका खदशा जाहिर किया जा रहा है कि लद्दाख का जो इलाका है वो इंडिया ने, मोदी और ट्रम्प के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग हुई है ऑफ द रिकॉर्ड कि उनको वहाँ बेसिस दिए जा रहे हैं। तो ये यहाँ से निकल के वहाँ बैठेंगे और वहाँ से वो मॉनिटर करेंगे चाइना, पाकिस्तान, ईरान, अफ़गानिस्तान, इन सबको वहाँ से बैठ के मॉनिटर करेंगे। अल्लाह करे ऐसा ना हो, लेकिन अगर ये हो गया तो ये हमारे लिए बहुत बुरा होगा, नुकसानदेह होगा। ठीक है सरदार साहब, आप बताइएगा, ये भी हाल ही में ये खबरें भी आ रही थी कि अमेरिकी सदर ने फिर से वो सालसी के हवाले से कुछ अपनी दिलचस्पी जाहिर की है, तो इस बारे में क्या कहते हैं आप? ये इनकी सालसी सिर्फ ज़ुबानी कलामी है, या मतलब कैसे अपने 2 गाहक जो हैं असले के उनको आप सुलह करवा के कहें चलो जी आज के बाद हम फूल बेचना शुरू हो जाएंगे? क्या है, किस तरह देखते हैं? सर मैं अर्ज़ करूँ कि फ़ारूक साहब बात कर रहे थे कि कश्मीर में लीडरशिप का जो फुकदान है, मैं एक चीज़ उसमें ऐड करना चाह रहा हूँ। कश्मीर में लीडरशिप का फुकदान नहीं है, फुकदान है और मेरी और तेरी बात कर उसका फुकदान है। अच्छा, आज जो इशू वहाँ में बन रहा है, जैसे सर ने बात की फ़ारूक अब्दुल्ला और चौधरी गुलाम अब्बास, तो इशू ये थी कि मेरी बात कर, वो तेरी बात करे, तू मेरी बात कर, उससे इसका एक बड़ा इशू था जो कश्मीर में वो स्टिल है। आप देखें ख़ास तौर पे मैं चूँकि कश्मीरी जितने लोग इंग्लैंड में हैं तो वहाँ की असम्बलियों में सर्व कर रहे हैं अपने मतलब पूरे अल्लामा इकबाल, ये भी कश्मीर से इनका तल्लुक़ था। तो लीडर का फुकदान नहीं है, नीयत का फुकदान है जो कश्मीर में जो इशू है। आज जो है, जो आपने कहा जी ट्रम्प की, देखिए सर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जब अमेरिका गए, एक एजेंडे में नहीं शामिल था एक चीज़ कश्मीर का इशू, एक चीज़ एजेंडे में नहीं शामिल है। तो जब वहाँ पे आपके सालसी की बात हुई, तो अगर कश्मीर का इशू काज हुआ तो ज़रूर प्राइम मिनिस्टर को ब्लिंक करना चाहिए था कि ये इशू क्यों हुआ, मतलब इस पर आप अगर वहाँ पे मज़ामत करके आते तो मैं समझता हूँ कि शायद ये जो मोदी ने जो खेल खेला है तो ये ना खेलता, क्योंकि 72 साल से मोदी कोशिश कर रहा है इन शिकों को या कश्मीर पे काबज़ होने के लिए। 72 साल से ये खेल खेला जा रहा था। अब अमेरिका की शय पे उसने, फ़ारूक साहब ने बड़े काम की बात की, बड़े नॉलेज की बात की है कि अफ़गानिस्तान से चूँकि वाइंड अप कर रहा है, तालिबान से वहाँ से वाइंड अप करके लद्दाख जो है वो, क्योंकि वहाँ पे किसी मजहबी एलिमेंट का वहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, तो ये यहाँ से बेस कैंप को शिफ्ट कर रहा है लद्दाख में, जिसकी इंटेलिजेंस बेसिस पे पता चला है चाइना को भी, तो शायद उसने इसको बड़ा, इनका एक आपस में क्लैश चल रहा है। और मैं समझता हूँ कि जो कल तत्तल का शिकार हुए तालिबान के और अफ़गानिस्तान के मुज़ाकरात, उसके पीछे ये भी एक बड़ी वजह थी कि उन्होंने कहा जी हम आपको लद्दाख में, क्योंकि उसको क्लेम कर रहा है चाइना। तो मैं समझता हूँ कि जो ट्रम्प की चालें हैं वो चूँकि उसकी चूँकि जो बात होती है तो वो कह ही देता है किसी न किसी फोरम पे, जिस तरह उसने कहा जी अरबों के पास कुछ नहीं है सिवाय पैसों के। मैं समझता हूँ कि अच्छी बात है कि वो दिल की बात कहीं ना कहीं कह देता है। तो कश्मीर पे जो सालसी का किरदार है, तो ट्रम्प से जो साजिशें की हैं या साजिश कर रहा है, इसके पीछे है ही ट्रम्प है। अगर हम उसके इस फेस को देखें कि जी मैं सालसी करूंगा, सालसी के लिए आज 38 दिन हो गए वहाँ पे कर्फ्यू लगा हुआ है, बच्चे प्यास भूख से मर रहे हैं, जो मतलब एक इंसानियत सो जुल्म हो रहा है। तो कम से कम आप अगर सुपर पावर हो तो आप तो ये तो कह सकते हो भाई कर्फ्यू तो हटाओ, लोगों तक मेडिसिन तो पहुँचाओ। सही है, इतने आप इंसानियत के ठेकेदार बनते हैं तो सालसी नजर दिखाएं। ये अमेरिका ने हमेशा ट्रैप किया पाकिस्तान को किसी भी मामले पे, और माजरत के साथ कि हम हमेशा ट्रैप होते रहे। तो मैं समझता हूँ इस साजिश को, इस जो उसने सालसी का किरदार किया, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ना इसको कश्मीरी मानेंगे ना हम इसको मानेंगे। हम जिद्दोजहद करेंगे
आज़ादी के लिए करेंगे, वन पेज पे करेंगे और एक नारे पे करेंगे। नहीं मतलब ये क्या बात हुई, कश्मीरी नहीं मानेंगे? कम से कम उन्हें कोई ना कोई एक ऐसा बड़ा तो चाहिए ना सर फैसला करवाने इदारा के है लिए, ना, सालिस आप तो देखिए ना चाहिए सर, कोई इंडिविजुअली नहीं, आप इदारा है ना, यूनाइटेड नेशन है, हाँ ठीक है। जिसने एक मतलब आप यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन पे कौन सा अमल दरामद हो? कोई नहीं हुआ। अब ये है कि अगर इंडिया उसमें यूनाइटेड नेशन को कितना मानता है, कितनी दफा उसने मतलब ये मजाक ही तो उड़ाया सर, सालिस से मुराद ये कि गारंटर होना मैं चाहिए ना, आपसे अर्ज गारंटी करूं कि चाहिए। यूनाइटेड नेशन जो है, आप उसमें जाके, जो पहले हमारा इशू था कि वो 2 मुल्कों का एक इशू है, ये हमारा अंदरूनी मामला है। अब 370 ख़त्म होने के बाद कश्मीरियों को राइट्स मिले हैं कि वो वहाँ बात कर सकते हैं कि भाई असल जो सही। आपके खुददारियत है, ठीक है सर, कश्मीरियों के इसमें पास बात powers करते हैं। मुझे एक वफ़े की तरफ बढ़ना है, मगर उससे पहले कॉलर भी मेरे साथ, कॉलर शामिल कर लें, फिर आके हम यहीं से बात शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो हेलो, मेरा ख्याल लाइन ड्रॉप हो चुकी है। और सर अकमल साहब, सर आप क्या समझते हैं ये सालसी के बारे में जो बात कर रहे हैं अपना सरदार साहब, तो हमें एक इस तरह के ट्रंप जैसे, या ट्रंप तो खैर लेकिन एक शख्स का नाम नहीं मैं लेना चाहता, उस हवाले से एक अमरीकी सदर के हवाले से अगर देखा जाए, अगर वो सालसी के लिए अगर तैयार है या दिलचस्पी ले रहा है, तो ये कश्मीरियों के लिए और पाकिस्तान इंडिया के लिए कितना बेहतर है? अच्छा, इसमें मैं सालसी की, ट्रंप की जो सालसी की पेशकश तो अपनी जगह पे है, लेकिन उससे पहले आपको एक बात बहुत अच्छी तरह जान लेनी चाहिए, और वो बात ये है कि जो भी मुल्क हो, ख्वाह वो अमेरिका हो, चाइना हो, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, सऊदीया हो, दुबई हो, सबसे पहले वो अपने मफादात को देखेगा, ठीक है ना। लिहाजा अगर कोई भी ये सोच लगा के बैठा हुआ है या ये सोच रहा है कि ये ट्रंप जो है ना, इसने ये जो बयान दिया है वो हमारी मोहब्बत में दिया है या कश्मीरियों की मोहब्बत में दिया, तो ऐसा नहीं है। उसमें लाजमी सी बात यह कि उसके अपने बहरहाल वेस्टेड इंटरेस्ट होंगे। अब वो इंटरेस्ट के लिए कई सारी थ्योरीज फिर सामने आ जाती हैं कि जैसे जो लद्दाख में जाना चाह रहा है, और या दूसरे लफ्ज़ों में पाकिस्तान जो है वो असल में इसका ये बात तो तय है कि मसला कश्मीर का इस वक्त जो है वो अफ़गानिस्तान से अमरीकी फ़ौज के इनखला से बहुत गहरा ताल्लुक़ है, और पाकिस्तान ने उसमें अहम रोल प्ले करना है। 70% रोल जो है वो पाकिस्तान का अभी भी तालिबान को मुज़ाकरात की टेबल पे लाने के लिए जो रोल प्ले किया है वो पाकिस्तान ने प्ले किया है, और पाकिस्तान ही की मतलब ज़्यादातर बातों को ओब्लाइज करते हैं तालिबान। और पाकिस्तान ने अच्छी खासी प्राइस भी पे की है इन तालिबान की वजह से। नहीं बिल्कुल पे तो की है इन तालिबान की वजह से। अगर फिर असल में वो एक अलग तरफ हम चले जाएंगे उसके, लेकिन बहरहाल पे की है या नहीं की है वो एक अलग बात है। एट द एंड ऑफ द डे इस वक्त अगर हम कश्मीर के ऊपर बारगेनिंग पोजीशन के ऊपर हैं, या अगर अमेरिका जो है वो इतने पॉजिटिव किस्म के बयानात दे रहा है, तो उसमें जो है ना वो इस चीज़ का बड़ा रोल है। अच्छा, ये जो असले की बेचने की बात है, तो ये असला मेरे ख्याल में अमेरिका जो है वो इस वक्त ना इंडिया को इतना बेच रहा है, और पाकिस्तान को तो खैर वो दे ही नहीं रहा, ठीक है ना। तो उसका असला बिकना चूंकि ख़त्म हो गया है, तो अब वो अमन की बात तो करेगा, क्योंकि दूसरों की जो दुकानदारियां वो भी बंद कर रहे हैं, जहां से ले रहे हैं, फ्रांस की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। एक वक्फे की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, वक्फे से वापस आते हैं तो इस मौजूद पर बातचीत का सिलसिला हम जरूर आगे बढ़ाएंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। जी दोस्तों, एक वक्फे के बाद हम फिर से आप दोस्तों की खिदमत में हाज़िर हो चुके हैं, और आज हम बात कर रहे हैं 11 सितंबर है। हमने यौम वफ़ात क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से बात की, और अभी हम बात कर रहे हैं कश्मीर के हवाले से, कश्मीर के मुसलमान बहन भाइयों के हवाले से, उनके ऊपर होने वाले मज़ालिम के हवाले से। सर, वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे, फ़ारूक साहब, अकमल साहब से बात हो रही थी अमेरिका के हवाले से, और सरदार साहब से भी बात हुई कि अमेरिका की जो सालसी है उसमें वो अमेरिकी सदर अपनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। अमेरिका के तिजारती ताल्लुकात नहीं है क्या भारत के साथ, और अगर हैं तो वो किस किस्म के हैं, थोड़ा सा इस बारे में। यकीनन अमेरिका के जो एक जाहिर बात है कि इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है, इन तमाम ममालिक के वहाँ पे एक तिजारती मकासद हैं, और ये आपको सिर्फ
लिप सर्विसिंग दे रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। जहाँ पे बात आती है वो हमेशा, हम जब सीटो सेंटो में अमेरिका के हरीफ थे 71 की जंग से पहले, तो उन्होंने हमारा कोई साथ नहीं दिया 71 की जंग में। कहा साथ में बहरी बेड़ा आ रहा है, 7 फ्लीट आ रहा है, कोई आया नहीं और हम आज़ाद मुल्क गंवा बैठे, ठीक है ना। जबकि हम सीटो और सेंटो के उनके हरीफ थे और अमेरिका पाबंद था कि अगर हम पे कोई हमला हो तो अमेरिका पाकिस्तान की मदद करेगा, लेकिन उसने कोई मदद नहीं की पाकिस्तान की। और यही बुनियाद थी, यानी कि इन पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। नहीं, ट्रस्टवर्दी हम किसी पे भी नहीं करते। हम खुद अपने आप पे, अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। हमें खुद सेल्फ सफिशिएंट होना पड़ेगा, क्योंकि हम किसी पे भरोसा ना करें। हम सेल्फ सफिशिएंट हो सकते हैं, हम में इतनी सलाहियत है। अल्लाह ताला ने हमारे पाकिस्तानियों को इतनी सलाहियत दी है, हमारे पास इतने नेचुरल रिसोर्सेज हैं। अगर हम ईमानदारी के साथ चलें और अपने नेचुरल रिसोर्सेज को ईमानदारी से लेके चलें तो हमें किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन बात सारी ये है कि देखें, आज पाकिस्तान जो है, चाइना का क्या इंटरेस्ट है? चाइना का इंटरेस्ट ये कि पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क रहे, ताकि पाकिस्तान विल बी द फर्स्ट डिफेंस लाइन अगेंस्ट इंडिया। आज खुदा ना खासा पाकिस्तान को कुछ हो जाता है, इंडिया चाइना बिल्कुल आमने सामने हो जाते हैं, ठीक है। अमेरिका जो है वो इंडिया को चाइना के अगेंस्ट इस्तेमाल करना चाह रहा है, ठीक है। तो बात ये कि चाइना के इंटरेस्ट में है कि एक मजबूत पाकिस्तान, ताकि वो एक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो चाइना के लिए पाकिस्तान को वो समझते हैं। यानी कि अमेरिका इंडिया को आगे कर रहा है तो वो पाकिस्तान उनके साथ। और ये हमारे, अब देखिए इस वक्त सिनेरियो पूरा चेंज हुआ है, और मैं कहूँगा कि इस वक्त हमारी हुकूमत भी फ़ौरन उसके ऊपर एक बड़े अच्छे कार्ड्स खेल रही है और बड़े सेफ कार्ड खेल रही है। आप देखें, ह्यूमन राइट कमीशन की हेड ने कश्मीर इशू पे और ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशन हो रही है कश्मीर में, उस पर आवाज़ उठाई। सारी दुनिया में ये बात हुई। तो कहने का मकसद है कि जो सफारतकारी हो रही है, कम से कम मैं उससे मुतमईन हूँ। और जो कुछ हो रहा है, मकसद पाकिस्तान की सतह में सफारती, हमने पिछले दिनों, पिछले अदवार में बहुत सारी गलतियाँ की हैं, वक्त भी ज़ाया किया, गलतियाँ की है। और हमने यहाँ तक कि हमारे नवाज शरीफ साहब जब इंडिया गए, उन्होंने हमारे कश्मीरी लीडरान से मिलने से भी गुरेज किया, और इसी बिना के ऊपर वो यही शर्त पे उनको बुलाया गया था वहाँ पे। तो हमारे कोई भी पाकिस्तानी लीडर जाते थे वहाँ पे, वो पहले कश्मीरियों से मुलाकात करते थे। तो बात ये है कि आप इतना दब के सफारतकारी ना करें। आपको करना है जिस वक्त जैसे इस तरह आंखों में आंखें डाल के बात करें। हालांकि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, पाकिस्तान की कोई जंग नहीं चाहता, लेकिन अगर पाकिस्तान पे कोई जंग मुसल्लत कर दी गई तो हमारे पास कोई और ऑप्शन रहता ही नहीं, क्योंकि हम नहीं चाहते। हर पाकिस्तानी जो है, ना पाकिस्तानी कौम को इंडियन आवाम से कोई नफ़रत है, ना इंडियन आवाम को पाकिस्तानियों से कोई नफ़रत है। ये एक बैरूनी साजिशें हैं। ये हमारी असला की मंडी बनी हुई दोनों ममालिक। अगर आज हम असला ख़रीदना बंद कर दें तो इनकी फैक्ट्रियाँ कहाँ से चलेगी? देखिए सर, एक कॉलर हमारे साथ है, इन्हें शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम सलाम फ़हीम भाई, इम्तियाज़ बात कर रहा हूँ कराची से। इम्तियाज़ साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं, क्या कहेंगे दोस्त? अल्हम्दुलिल्लाह फ़हीम भाई, चंद सेकंड ज़्यादा का तलबगार हूँ। जनाब, बात दरअसल ये है कि मेरी दिल की कुछ आवाज़ है जो मैं शेयर करना चाहता हूँ। अल्लाह करे ऐसा हो जाए, मगर उम्मीद तो है नहीं। शेयर पढ़ता हूँ सर। आओ आओ मोदी, प्यार करके देखें, कश्मीर को गुलो गुलजार करके देखें। जुल्म जंग कब तक, मर जाओगे मिट जाओगे फना हो जाओगे तुम मोदी। आओ मोदी, प्यार करके देखें, दुनिया के मुनसिफों, इंसानियत के ठेकेदारों, आओ मिलकर प्यार करके देखें, दुनिया को और कश्मीर को गुलो गुलजार करके देखें। बहुत शुक्रिया सर, ये शेयर मेरा था। और एक बात और करना चाहता हूँ फ़हीम भाई, कि तमाम मसाइब, तमाम मुश्किलात मुसलमानों के ऊपर ही है। और अफसोसनाक बात यह है कि उम्मत मुस्लिमा ये फरमाती है कि उम्मत मुस्लिमा का मसला ही नहीं है, चलो मान लेते हैं। तो यार, इंसानियत का तो मसला है, इस पे तो बोलना है इबादत है। यानी कि हज़रत इमाम हुसैन के नक्श कदम पर, उन पे जान कुर्बान, करोड़ों सलाम हज़रत इमाम हुसैन पर अलैहिस्सलाम के, उनके नक्श कदम पे चलने का टाइम आ गया फ़हीम, और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो ये मेरी दिल की ख्वाहिश थी, अल्लाह करे उन तक ये पैगाम पहुँचे और वो दुनिया को गुल गुलजार और कश्मीर को गुल गुलजार बना दे। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। सर मैं फारूक साहब ने बात की सफारतकारी के हवाले से कि ये सर जितने सफारतकारी मामला हैं उनसे मुतमईन है। सर मैं बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ। ठीक है। इसकी वजह ये है कि इतना बड़ा
जो 370 का जो रिमूव हुआ, तो पाकिस्तान को पता ही नहीं है कि होने क्या वाला है। जब फ़ौजें उतारी, आपको पता है तकरीबन कुछ नहीं तो 18 लाख फौजी इस वक्त मकबूजा कश्मीर में 9 ऑलरेडी थे और 9 उन्होंने स्पेशली दोबारा इसके लिए भेजा। इतनी तो उनकी फोर्स ही नहीं है सर कहाँ सर, क्या बात कर रहे हैं आप? अभी तकरीबन मेरा ख्याल कोई 11 साढ़े 11 लाख तो नहीं टोटल नहीं उनकी नहीं फौज सर, है। मैं कह रहा हूँ कि तकरीबन आप शायद 19-20 हो सकता है, लेकिन वहाँ पे उन्होंने डबल किया फोर्सेस। सही है। वहाँ पे इशू ये था कि सफारतकारी मास पे हमारा फेलियर था, हमें इस चीज़ों को दोबारा रिव्यू करना पड़ेगा। तो क्या फेलियर्स थे? मोदी सर इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा था 370 कि मैं इसको रिमूव करूँगा, जैसे खान साहब ने कहा था कि जी मोदी आ गया तो अच्छा हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि जो हमारे फॉरेन अफेयर्स में लोग थे उनका एक अपना नेटवर्क होता है, उनकी अपनी एक इंटेलिजेंस होती है कि क्या मूवमेंट हो रही है दुनिया में, क्या हालचाल। बेसिकली वो इसीलिए होते हैं फॉरेनर्स जो हमारे अफेयर्स में होते हैं, तो उनका मकसद ही यही होता है। मैं समझता हूँ कि ये फेलियर था और ये फेलियर है, इसको दोबारा रिव्यू करने की ज़रूरत है और पाकिस्तान को ख़ास तौर पे अपनी प्रायोरिटीज़ चेंज करनी होगी। मैं नहीं कहता हूँ कि नेबर चेंज होंगे, लेकिन अपनी प्रायोरिटीज़ चेंज होंगी। आपको शायद याद होगा कि 1962 में जब जपट हुई थी इसकी हिंदुस्तान की और चाइना की, एक हिस्ट्री में है तो सर बेहतर समझते हैं, तो पाकिस्तान ने इंडिया को ऑफ़र किया था जी आए हम आपसे मायदा करते हैं कि कोई तीसरी कुव्वत आई तो हम मिल के लड़ेंगे। अच्छा सर ये ऐसा हुआ है सर, बिल्कुल ऐसा ओके। उसको समझते हैं। मैं समझता हूँ कि जब इंसान को वो उसमें इंडिया को मुंह की खानी पड़ी थी। सर उसमें तो उन्होंने मतलब सर कह रहे कि हमने अपनी औकात दिखा दी थी। मैं सर आपसे अर्ज ये करूँ, इशू ये है कि हमारा एक जो एम बना हुआ है ना, जो गिरा होता है हम उसके पास नहीं खड़े होते हैं, जो खड़ा हो जाता है हम जाते हैं जी हम साथी हैं, तो कोई भी मानने को तैयार नहीं है। मैं अब रिसेंटली श्रीलंका की क्रिकेट टीम आ रही है ना सर, इस पर हमला हुआ था तो बैन लगा था पाकिस्तान पे। आज उसके 30 प्लेयर्स ने इनकार कर दिया पाकिस्तान नहीं जा रहे हैं, तो फिर भी वो आ रहा है। उसकी वजह क्या थी? जब इंटरनेशनली श्रीलंका को टेस्ट कैप नहीं दिया जा रहा था, उनका लास्ट टेस्ट था, तो पाकिस्तान ने उनको फेवर किया था मुश्किल हालात में। तो मैं समझता हूँ जब भी वो मुश्किल हालात में होता है तो एज ए नेबर, एज ए आप उसके साथ खड़े रहेंगे, तो जब उसके अच्छे हालात आएंगे तो वो आपको ज़रूर लेके चलेगा। तो हमारा एक जो फुकदान रहा लीडरशिप का रहा, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा था कि कश्मीर के लिए हज़ारों साल अगर जंग लड़नी पड़ी तो हम उसके लिए लड़ेंगे, जिसका मोदी ने लास्ट जिक्र भी किया। उसके बाद जब उनको चैलेंज किया था यूनाइटेड नेशन में, सर पेपर फाड़ के शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो निकले थे, तो उन्होंने कहा था मैं वापस जा रहा हूँ और मैं आपको देखूंगा, और उसने एटम बम का बुनियाद रखी। ठीक है। दूसरे दौरे हुकूमत में जब आए तो एक्सपोर्ट यूनिवर्सिटी की, चूँकि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो एक्सपोर्ट यूनिवर्सिटी में एज ए इंस्ट्रक्टर थी, ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहे हैं। ठीक है। उन्होंने जब वापस आए तो आपने देखा होगा कि कोरिया से आपने मिसाइल टेक्नोलॉजी ली। ठीक है, आज अगर जैसे हमने शुरू में स्टेज किया था कि पॉलिटिशियंस बहुत हैं, कायदे आज़म की उसकी क़यादत में पाकिस्तान बना, तो मैं ये समझता हूँ कि हमने जो फेस दिखाया जा रहा है कि सारे करते धरते के ज़िम्मेदार पॉलिटिशियंस है, ऐसा नहीं है और हमें इस पर रिव्यू करना चाहिए। जैसे सर ने कहा कि जी एजुकेशन बेसिकली जो है, सही बिल्कुल बात की कि तीसरी जनरेशन 2 जनरेशन के बाद एजुकेशन का जो इशू है हमने उस पर फोकस करना चाहिए। जैसे खान साहब ने हमें कहा था कि मेरी प्रायोरिटी एजुकेशन है और आज सबसे कम बजट एजुकेशन पे दे रहे हैं। पिछले 2-3 पूरे जो टेन्योर थे वो कश्मीर कमेटी के जो चेयरमैन थे वो तक सियासतदान ही थे शायद, और उन्होंने भी तो कश्मीर के हवाले से देखिए जी सर तो आप मतलब एक बयान नहीं ऐसा आया तो नहीं कह रहे कि हम लोग के जनाब सारे ही सियासतदान मतलब वो उन्होंने गलत किया, ये सारे ही सियासतदान नहीं, ऐसा नहीं अच्छे किरदार के नहीं है। कुछ जिनके बारे में साबित हो चुका है, कम से कम आवाम को और इन सियासी जमातों को उनके बारे में अपनी राय बदलने की जरूरत है। बिल्कुल सर इसका नुकसान क्या हो रहा है? कश्मीर कमेटी, चूँकि पाकिस्तान पार्लियामेंट उसको पाकिस्तानी हुकूमत देता है, कश्मीर कमेटी बेसिकली आप जितने डायलॉग्स हो रहे हैं दुनिया में, जब तक आप कश्मीरियों को शामिल नहीं करेंगे तो बेसूद हैं। बिल्कुल सही सर, थैंक यू सो मच आप तीनों मेहमानों का, आप तशरीफ़ लाए और आज 11 सितंबर के हवाले से और कश्मीर के हवाले से हमने बात की। सिर्फ आज जो हम देखते हैं फुकदान के सारे सूबे और इस हवाले से अलग अलग हमें सारे नज़र आ रहे होते हैं, अलग अलग सियासत हो रही होती है। कायदे आज़म के विजन को देखते हुए हम सबको इकट्ठा रहने की ज़रूरत है और पाकिस्तान को और आगे बढ़ने और बढ़ाने की ज़रूरत है। फ़हीम अब्बास को न्यूज़ कैफ़े टीम को दें इजाज़त, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।